हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर त्रिभुजों के जितने भी प्रकार थे उन सभी के बारे में हमने चर्चा करी और उनके जो परिमाप, उनका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला, उन सभी के बारे में हमने जितनी भी जानकारी थी वो बेसिक जानकारी हमने देख ली। आज के सेशन में हम त्रिभुज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय हैं, थ्योरियम है, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ये कहूँ सबसे पहले कि एक ऐसा त्रिभुज, एक कोई भी, अगर मैं ये कहूं कि आपको किसी भी त्रिभुज के लिए, मतलब कोई भी आपका, यदि आपका त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज का मतलब है कि चाहे वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलनी ट्रायंगल हो या आइसोस्केलस, समबाहु, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु, चाहे कोई भी आपका त्रिभुज दे रखा हो, अगर उस त्रिभुज में आपको अंतःवृत्त दे दिया जाए, इनर सर्किल दे दिया जाए। अंतःवृत्त का मतलब जानते हो, अंदर की तरफ एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का सेंटर जो है ये वाला है। अगर इस वृत्त की यदि आपको त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? त्रिज्या। देखो अंदर की तरफ वृत्त है तो मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं। अगर आपको इनर सर्किल की रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो वो त्रिज्या हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में उसका अर्ध परिमाप इसके बराबर होगी। इस बात को रट लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर किसी भी त्रिभुज में एक्स वाई जेड कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज की बात करें, और मोस्ट इंपोर्टेंट समकोण त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज का प्रश्न आएगा आपके पास। समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बन जाए, उस अंतःवृत्त की यदि आपको त्रिज्या निकालनी है तो उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आपको दे रखी है, उस भुजा के आधार पर उसका क्षेत्रफल निकालो और उसका अर्ध परिमाप निकालो। ऊपर वाले का मतलब है क्षेत्रफल और नीचे वाले का मतलब है अर्ध परिमाप। नीचे वाले का क्या है भाई? अर्ध परिमाप है। तो इसको याद रख लेना कि उसके क्षेत्रफल में हम अर्ध परिमाप का भाग दे देंगे तो वो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, उसकी वृत्त की क्या आ जाएगी भाई? त्रिज्या आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूं कि अगर आपको आउटर सर्किल दे रखा हो, परिवृत्त दिया गया हो, तो उस परिवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालनी है तो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। अगर आपको कैपिटल आर का मान निकालना है तो उस त्रिभुज में जितनी भी आपको भुजा दे रखा है ए, बी और सी, तो उस ए का बी से गुणा, बी का सी से गुणा और इसके बटे में 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मतलब 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है। स्मॉल आर निकालने का तरीका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में उसका अर्ध परिमाप होगा, और कैपिटल आर मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एबीसी। एबीसी कौन है? एबीसी का मतलब है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा और बटे में उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल कितने से गुणा होगा? 4 से गुणा होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाले जो कर्ण है ये तो है आपका 13 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का और ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 का। अच्छा, पहले आप चेक कर सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। भाई 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का 144 और प्लस में 25, तो 144 और 25 169 हो रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका है। अगर आपको यह कहा जाए कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज में यदि अंतःवृत्त बना दिया जाए तो उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कब निकालते हो? जब आपको पाई आर स्क्वायर पता हो। पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 है, लेकिन आर का मान पता ही नहीं है। तो उस अंतःवृत्त की आर निकालने का तरीका क्या बताया कि अगर इसकी इनर सर्किल की रेडियस आपको निकालना हो, अगर ये वाली त्रिज्या आपको निकालनी है तो छोटा आर बराबर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा। इस डेल्टा का मतलब है क्षेत्रफल और एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, मतलब अर्ध परिमाप है। तो मैं क्षेत्रफल किसका निकालूंगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार का मान 12, ऊंचाई का मान 5, तो 2 से उड़ाया 6 बार, 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग और बटे में क्या होगा? 2,
मतलब 5 12 17, 17 और 13 कितना होगा 30, और 30 में कितने का भाग 2 का, तो ये कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। तो ऊपर तो क्षेत्रफल की जगह पर तो क्या रख दूं मैं 30, और अर्ध परिमाप की जगह 15 उड़ाऊंगा तो कितनी बार कटेगा 2 बार। अगर सेंटीमीटर में है तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा इसी के अंदर या आपको परिवृत्त बनाने को कहता, परिवृत्त बनाने को यदि कहा होता तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती, परिवृत्त का मतलब है कि बाहर की तरफ यदि वृत्त होता तो उसमें आपको कैपिटल आर निकालना होता। इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही होती, तो कैपिटल आर कैसे निकालते हैं सर, तीनों भुजाओं का गुणा कर दो और उसके बटे में 4 गुणा उस त्रिभुज का क्या कर देना क्षेत्रफल। तो तीनों भुजा कौन कौन सी है भाई 5 12 और 13, तो 5 गुणा 12 गुणा 13 और बटे में कौन होगा 4 गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आया था मेरे पास 30, तो गुणा में कौन होगा 30। अच्छा 5 से उड़ाया 6 बार, 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, और 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 6.5 बार। तो बड़े वाले जो आपका वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर होगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमेय है जिनसे बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, रीट मेंस के अंदर, रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के अंदर आपके मेंसुरेशन है, पटवार हो, वीडियो हो, कोई भी XYZ आपकी राजस्थान की एग्जाम हो या सेंटर की भी एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर मेंसुरेशन में से कभी भी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, कतई नहीं पूछेगा। ध्यान रखना जो सवाल आएगा वो प्रमेय थ्योरियम के अकॉर्डिंग आएगा, और अगर उस सवाल का जवाब देना है तो पहले आपको पूरी थ्योरी आनी चाहिए। तो इस थ्योरी में मैं केवल आपको इतनी सी बात समझा रहा हूं, अगर कोई भी त्रिभुज हो XYZ, कोई भी त्रिभुज हो आपके पास, अगर उस त्रिभुज में आपको अंतःवृत्त बनाने को कहे और अंतःवृत्त की आपको त्रिज्या पूछे तो उसी वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में उसी वृत्त का क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप। अगर आपको आउटर सर्किल बनाने को कहे तो उसकी त्रिज्या निकालने का तरीका है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 4 से गुणा करना। ठीक है, एक और एग्जांपल से, अच्छा अगर मैं आपको यह कहूं कि एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं मैं आपको बताऊं कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, सारे के सारे मान सेंटीमीटर में आपको दिए हैं। अगर इसमें इनर सर्किल बना दिया जाए तो इस इनर सर्किल की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में इसका अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल कैसे निकालूं सर, 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है 1/2, आधार कोण है 8 और ऊंचाई कोण है 6, 2 से काटा 3 बार, 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसी का अर्ध परिमाप निकालना हो तो इन तीनों का योग मतलब 6 + 8 + 10 और बटे में कोण होगा 2, 18 और 6 24 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, 10 और 8 18, 6 24 का आधा करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसकी स्मॉल आर निकालनी है तो ऊपर तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में कोण आएगा 12 और इसको उड़ाओगे तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर इसी की हमें बड़ी वाली त्रिज्या निकालनी हो कि इसी के अंदर आपके परिवृत्त भी है, उस परिवृत्त की अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, कैपिटल आर का मान निकालना है तो वो क्या होगा आपका A गुणा B गुणा C और बटे में इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा कर देना 4 से। तो A की वैल्यू बताओ रहा कितनी है 6, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 10 और बटे में 4 गुणा क्षेत्रफल कितना आया था 24। उड़ा दो इनको, 8 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा तो ये कितनी बार 5 बार। तो मेरे इस सवाल का आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये जो मैंने कंसेप्ट यूज किया है ना,
ये किसी भी त्रिभुज के लिए लागू है। किसी भी का मतलब समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन हम कौन से त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। तो सर समकोण त्रिभुज के लिए कोई स्पेशल बात और भी है क्या जो एग्जाम में हम और भी कम समय में आंसर दे पाए? बिल्कुल है भाई। अगर सवाल आपका समकोण त्रिभुज का हो और आपको स्मॉल आर निकालनी हो या फिर दूसरी बात कैपिटल आर निकालनी हो तो इतनी झंझट करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सवाल किसका होना चाहिए? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का ही होना चाहिए, और किसी त्रिभुज का नहीं बेटा हो। और किसी त्रिभुज का तो अगर हुआ ना तो फिर आपको ये वाला काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल समकोण त्रिभुज का आ जाए तो उसमें स्मॉल आर निकालने का काम है मात्र सेकंड भर का। कैसे निकालना है? आपको ये वाला मान 2 सेंटीमीटर ही तो लाना है। कैसे लाओगे? आपको क्या करना है? a प्लस बी और माइनस सी, और इसमें आपको 2 का भाग दे देना है। अच्छा, a और b का और c का क्या मतलब है? जो सबसे बड़ी भुजा है वो c का मान होगी, वो कर्ण होगी। मतलब हमें 8 और 6 को जोड़ना है 14। 14 में से कितना माइनस करना है? 10, और कितने का भाग देना है? 2 का। तो आंसर हमारा 2 सेंटीमीटर ही आना है। ये पक्की बात है। जैसे हम पिछले सवाल की बात करें, अगर इसमें भी मुझे स्मॉल आर का मान निकालना था तो मुझे क्या करना था? इन दोनों को जोड़ना था। 12 और 5 कितना होगा भाई? 17। 17 में से 13 को घटाना था 4। 4 में 2 का भाग देता, तब भी आंसर मेरा कितना आ रहा होता? 2 सेंटीमीटर ही आ रहा होता। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, कैपिटल आर निकालने का क्या तरीका है? कैपिटल आर निकालने का तरीका है जो सबसे बड़ी भुजा है उसी का आप आधा कर दिया करो। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 10। अगर मैं 10 का आधा कर दूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। पीछे वाले सवाल में भी चेक कर लो। अगर इस आर का मान डायरेक्ट निकालना था तो सबसे बड़ी भुजा कौन थी? 13। अगर उस 13 का भी मैं आधा कर दिया होता तो आंसर मेरा 6.5 आता। आंसर कितना आता? 6.5 आता। तो इस प्रमेय में केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी त्रिभुज की बात करें तो स्मॉल आर निकालने का तरीका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, और कैपिटल आर निकालने का मतलब तीनों भुजाओं का गुणा और बटे में 4 गुणा में कौन होगा? उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज की स्पेशल बात करें तो उसमें आप इतना कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। समकोण त्रिभुज में सीधा सा काम करोगे। स्मॉल आर निकालने का तरीका है इन दोनों छोटी भुजाओं का योग, उसमें से बड़ी को निकाल दो और कितने का भाग दे दो? 2 का। स्मॉल आर आ जाएगी। कैपिटल आर निकालने का तरीका है सबसे बड़ी भुजा का क्या कर देना? आधा कर देना, वो आपकी कैपिटल आर आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये आपकी एक प्रमेय होगी। अच्छा, दूसरी प्रमेय क्या है? दूसरी प्रमेय ध्यान से सुनना। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को, केवल एक भुजा की बात कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अच्छा, ये परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अब देखो इसमें आपको क्या बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये बात किसकी कर रहे हैं? हम किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। जैसे अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, क्योंकि ये बनने में इजी लगता है, समकोण त्रिभुज की बात करूं कि ये भुजा ए है, ये बी है और ये कोण क्या है? सी है। अगर इस वाली भुजा जो बी और सी भुजा है ना, इसको यदि मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो इधर जो कोण बनेगा इस कोण का नाम होता है बहिष्कोण, आउटर सर्किल बहिष्कोण होता है। ठीक है। अच्छा, ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इसके पास वाले को तो छोड़ दो और बाकी के जो दोनों कोण है ना, इसको मान लो x डिग्री और इसको मान लो y डिग्री, इन दोनों के योग के बराबर होगा ये।
तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आई कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण शेष दोनों, अच्छा इन दोनों कोणों का नाम क्या होगा? इन दोनों का नाम होगा अंतराभिमुख कोण। अंतराभिमुख कोण, इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। कई बच्चों का दिमाग अपर लेवल का चल रहा होगा कि साहब इतनी बड़ी रामायण बताने की क्या जरूरत है कि सर ये सीधी लाइन जो होती है ये 180 डिग्री की होती है, इसमें से अगर ये मान हमें नहीं पता तो इसका तो पता ही होगा। मान लो कि जैसे ये 62 डिग्री है तो इसका मान निकालने के लिए 180 में से क्या घटा देंगे? 62। लाडलो ये वाला जो सवाल है ना ज्योमेट्री का है, ये तरीके हमें ज्योमेट्री में लगाने हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना इसी प्रकार की लैंग्वेज में आपको सवाल पूछेगा एग्जामिनर, और जब सवाल ऐसा पूछेगा ना तो वहां पर ये वाला काम नहीं आएगा आपके। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ जो कोण बनता है वो बहिष्कोण बनता है, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इसके पास वाले को छोड़ देना, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा मैं एक सवाल आपको हल करवाता हूं, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि इसके प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे आपका सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में बीसी त्रिभुज का क्या है? आधार है, जहां बीसी को कहां तक बढ़ाया है? ए तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए का मान x डिग्री, कोण बी का मान y डिग्री, कोण ए सी ई का मान 132 है, तो कोण x डिग्री माइनस कोण y डिग्री का मान क्या होगा? कोण x डिग्री माइनस कोण y डिग्री का मान भी अच्छा आपको दे रखा है 48 है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? तो कोण x डिग्री का मान भी आप निकाल लो और कोण y डिग्री का मान भी निकाल लो। कोण x का मान पूछेगा या फिर किसका मान पूछेगा? कोण y का मान पूछेगा, इन दोनों में से किसी एक का पूछेगा। तो जैसा सवाल है उसका मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है? अदरवाइज आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो इधर मान लो कि कोई त्रिभुज है, अब 90 डिग्री तो है नहीं यहां पर, तो कोई ऐसा त्रिभुज बना लो जिसमें 90 डिग्री ना हो। इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो, इसको नाम सी दे दो। तो इसका जो आधार है ना वो बीसी होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि एबीसी में बीसी त्रिभुज का क्या होना चाहिए? आधार। तो बी और सी को मैंने आधार बनाया, बीसी को कहां तक बढ़ाया? ई तक, मतलब इसको बढ़ा रहा है आगे तक, और इसको नाम दे दिया ई। तो यहां पर जो कोण बना ये कौन सा बनेगा भाई? बहिष्कोण बनेगा। अच्छा ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा, और इन दोनों के बारे में कह रहे हैं कि ए वाले का मान तो क्या होना चाहिए? x डिग्री, तो ये तो हो गया x डिग्री, और बी वाले का मान क्या होना चाहिए? y डिग्री, तो ये हो गया y डिग्री। तो मुझे ये बताओ ये किसका मान होना चाहिए? ये मान होना चाहिए कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री, यही तो होगा ना। अच्छा आपको सवाल में ए सी ई का मान दिया, ए पे जाओ, सी पे जाओ, ई पे जाओ, मतलब बाहर वाला मान दिया, और कितने का दिया? 132। तो ये 132 किसका मान हुआ? इन दोनों के योग का ही तो मान हुआ ना 132 डिग्री। 132 इसी का मान होगा, क्योंकि ए सी ई का मान आपको दे रखा है। तो ए पे जाओ, सी पे जाओ, ई पे, अगर लाइन बाहर जा रही है तो कोण बाहर वाला है, ए सी और बी होता तो अंदर वाला कोण होता। कौन सा कोण होता? अंदर वाला कोण होता। तो आपको ये जो 132 डिग्री दिया ये इन दोनों का योग ही तो होगा ना। तो इधर लिख लेता हूं कि कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री, इन दोनों की वैल्यू का योग कितना है? 132 डिग्री। आगे एक और बात कही कि x और y डिग्री इन दोनों का माइनस, मतलब अंतर कितने का है? इन दोनों का अंतर आपको दिया है, आपको 48 डिग्री दिया है। कितना दिया है भाई? 48 डिग्री। अब कई बच्चे तो इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, तब जाकर आपके पास वैल्यू आएगी। मैं आपको एक सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट प्रश्न को डायरेक्ट उड़ाना। क्या कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनना। अगर आपको दो संख्याओं का योग दे दिया जाए, जैसे कोई भी है 98 है, और इन्हीं संख्याओं का यदि आपको अंतर दे दिया जाए, जैसे अंतर कुछ भी ले लो, जैसे अंतर है आपका 36 है, तो आपको ए का मान निकालना और बी का मान निकालना। डायरेक्ट बता रहा हूं, विदाउट पेन यूज करना, विदाउट पेन आंसर निकालना डायरेक्ट। उससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। आप क्या करते सर? इसको समीकरण नंबर 1 बनाते, इसको समीकरण नंबर 2 बनाते। जब समीकरण 1 और 2 से हल करते तो माइनस का भी और प्लस का भी तो हो गया कैंसिल।
ए और ए को ऐड किया तो कितना ए 2a, इन दोनों को ऐड किया तो 8 और 6 14 का 4 बचेगा 1, 9 3 12 और 1 कितना 13, 134। यहां से ए का मान निकालना है तो 134, 2 इधर गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 से काटा 6 बार, 1 बचेगा 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 67 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 67। अच्छा बी का मान निकालना है तो ए का मान उठाओ, या तो इसमें रखो या इसमें, दोनों में से कोई से समीकरण में रखो। अगर 67 को यहां रख दिया जाए तो 67 प्लस बी बराबर 98, तो बी का मान निकालना है तो 98 में से 67 को ही तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, तो बी की वैल्यू निकलकर मेरे पास कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई 67, बी की वैल्यू कितनी आई 31। अगर ये आपको डायरेक्ट निकाल, अच्छा आंसर की जांच भी कर सकते हो आप, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 98 आएगा और इन दोनों का अंतर लेोगे तो 36 ही आना है। लेकिन अगर आपको ए और बी का मान डायरेक्ट ही निकालना हो कि सर हम इतनी माताफोड़ी करना ही नहीं चाहते, एग्जाम में तो हमें 3-3 4-4 5-5 सेकंडों का खेल होता है सारा का सारा मैथ्स का, तो अगर ये मान आपको डायरेक्ट निकालने हैं तो ध्यान रखना भाई, ए का मान कैसे निकालना है, बी का मान जो दोनों जगह पर प्लस का है वो हमेशा बड़ा मान होता है, तो दोनों जगह पर ए ही है प्लस का, तो ये बड़ा ही मान होगा। जो एक जगह पे प्लस का और एक जगह पे माइनस का है वो हमेशा छोटा मान होगा, वो हमेशा क्या होगा छोटा मान होगा। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है बड़े कोण का मान ज्ञात करो, हमें वहां नहीं पता लगता कि कोण एक्स पूछा है या कोण वाई पूछा है। बड़े कोण का मतलब है जो दोनों जगह पर प्लस का होगा, दोनों जगह पे प्लस कोण होता है एक्स, एक जगह पे प्लस का एक जगह पे वाई का, वो कौन होगा वाई होगा, छोटा कोण होगा। अगर आपको बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो इन दोनों का जोड़ कर देना योग और उड़ा देना 2 से, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ रहे हो, 8 और 6 14, 1 बचेगा, 12 और 1 कितना 13 बटे में 2, आंसर आ जाएगा इसका 2 6 12, 2 7 14, 67 आंसर आ जाएगा। अगर छोटा वाला मान निकालना है तो इन दोनों को घटा देना, 98 में से 36 जाएगा तो कितना भाई, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 3 गया तो 6 और बटे में 2 कर देना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस प्रश्न के अंदर ज्यादा माथाफोड़ी है ही नहीं, डायग्राम छोटा सा कोने में बना लो कहीं पे, आपको कोण x प्लस कोण y का मान निकालना है, कोण x माइनस कोण y का। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोण x का मान निकालना हो तो क्या करूं और कोण y का मान निकालना हो तो क्या करूं। x का मान निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 132 और 48 कितना होगा भाई, 8 और 2 10, रिमाइंडर 1, 7 और 1 8 और 1, इसमें 2 का भाग दोगे तो कोण x का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कोण y का मान निकालना है, दोनों को घटाओ, 132 में से 48, 32 घटा दिया, 16 और घटा दो, 16 घटाओगे 84 और 84 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 47। यहां देखो आपसे किसका मान पूछा है, देखो 47 ही दिख रहा है तो आंसर 47 हो गया। मतलब y का मान आपसे पूछा था, इसमें y का मान आपसे पूछा था तो आंसर हो गया आपका 47 हो गया। ठीक है ना। एग्जामिनर खतरनाक सवाल पूछता है भाई, बहुत शानदार, लेकिन वो सारे सवाल तभी आंसर दे पाओगे जब थ्योरी क्लियर होगी। जैसे इस सवाल में देखो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, अब देखो पहले तो समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, वो कौन सा त्रिभुज बोला है समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, तीनों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, तीनों भुजा आपस में क्या होती है भाई बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में बीसी त्रिभुज का आधार है तो बी और सी नाम दो इसको, तो ये नाम कौन होगा इसका ए। कोण ए का मान भी 60 डिग्री भाई, कोण ए का मान भी 60 डिग्री, कोण बी का मान भी 60 डिग्री और कोण सी का मान भी क्या होगा 60 डिग्री। अरे समबाहु त्रिभुज की विशेषता यही तो बताई थी ना कि तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, बीसी को क्या नाम दे दिया, इसका आधार दे दिया। बीसी को कहां तक बढ़ा रहे हैं, वो ई तक बढ़ाया गया है, जहां बीसी का मान सी के बराबर है। बी और सी को आप बढ़ाओ ई तक, लेकिन क्या कह रहा है कि बीसी की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई सी और ई की है, तो इधर 2 डंडे हैं तो इधर भी आप 2 डंडे लगा दो। इससे यह पता लग जाएगा कि बीसी की लंबाई और सी की लंबाई दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, आगे आपसे कौन सा मान पूछा है, आगे आपसे मान पूछा है कि ए ई और सी, सबसे पहले ए पे जाओ।
ए के बाद सी पे नहीं, ए के बाद किस पे जाना है, ई पे, तो ए के बाद ई पे जाओ यहां पे, ठीक है। ए ई सी मतलब बाहर वाला पूछा या अंदर वाला, आपसे ये वाला कोण पूछा है कि ये वाला कोण कितने का होगा। इसमें डिग्री वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा, फिर भी सवाल जबरदस्त था ये, रिट लेवल 2 मेंस का, बहुत शानदार सवाल था प्रीवियस एग्जाम का, ठीक है ना। दोबारा देखो डायग्राम क्या बनाया, एक संभव त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर करी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री किया। एबीसी था, बीसी इसका आधार था, बीसी को ई तक बढ़ाना था, बढ़ा दिया, लेकिन बीसी और सी ई की लंबाई दोनों आपस में क्या करनी थी, बराबर। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको हमने आगे बढ़ाया तो यहां पर बहिष्कोण बना होगा या नहीं बना होगा भाई, बना होगा। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, सर इसको छोड़ दो, इन दोनों का योग मतलब 120 डिग्री रहा होगा या नहीं रहा होगा। ये तो आपका समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन आगे एक और भी तो त्रिभुज बना ना। ये त्रिभुज कौन सा बन गया, अरे इसकी ये वाली भुजा और ये बराबर है, जितनी ये है उतनी तो ये है, तो ये दो भुजा भी तो बराबर हो गई। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होंगी वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। और कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इसका एक कोण 120 है तो क्या दूसरा कोण 120 ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि 120 और 120 तो 240 हो जाएगा, मान तो 180 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये किसी के बराबर नहीं होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कोण x डिग्री प्लस कोण x डिग्री और प्लस में 120 डिग्री, इनका योग 180 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो इधर जाएगा माइनस का, कोण x और कोण x, कितने कोण x, 2 कोण x डिग्री बराबर में 60 डिग्री, तो कोण x की वैल्यू निकलकर कितनी आ जानी चाहिए, 30 डिग्री आनी चाहिए, 30 डिग्री आंसर होगा। ये दो ऑप्शन 20-20 दे रखे हैं, इनमें से किसी एक को 30 डिग्री कर लो, आंसर हमारा कौन होगा, 30 डिग्री आंसर होगा। जबरदस्त सवाल, ठीक है ना। मैंने अभी तक आपको दो प्रमेय बताई है, कौन कौन सी प्रमेय बताई है, एक प्रमेय तो बताई कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि इनर सर्किल हो उसकी रेडियस निकालना, आउटर सर्किल हो उसकी रेडियस निकालना, और दूसरी आपको प्रमेय बताई है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाओगे तो आपका एक बहिष्कोण बनेगा, वो किसके बराबर होगा, बहिष्कोण इस कोण को छोड़कर इन दोनों के बराबर होगा, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है भाई। अच्छा और सवालों के जवाब देने हैं, अच्छा और भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रमेय पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। अगली प्रमेय कौन सी है, ध्यान से सुनना, मैं सभी त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से सुनना इस प्रमेय को। अच्छा क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल के साथ साथ हम परिमाप की भी बात कर लेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है, इसकी ये वाली भुजा 3 है, ये मान लो 4 है और ये कितना है 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो और इसको नाम क्या दे दो, सी दे दो। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहूं आपको, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या निकालोगे सर, 1/2 आधार का मान कितना है 4 और ऊंचाई का मान कितना है 3, तो 2 से उड़ाया 2 बार, तो आप आंसर दोगे सर 6। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तीनों भुजा तो आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है।
अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, अरे भाई ये वाली भुजा 5 है तो इस 5 का मध्य बिंदु यही तो होना चाहिए कि इधर ढाई हो जाए, इधर ढाई हो जाए। इस 3 का मध्य बिंदु 1.5 होना चाहिए और इस 4 का मध्य बिंदु 2 इधर हो जाए, 2 इधर। अगर इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो ये नया वाला आपका ट्राइएंगल बना है, त्रिभुज बना है, इस ट्राइएंगल का एरिया क्या होगा, ये एरिया आपको बताना है। इस ट्राइएंगल का एरिया बताना है। तो इस ट्राइएंगल का एरिया बताने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो ये ट्राइएंगल बना है ये कौन सा बना है। इस बात को ध्यान रखना, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हो तो अंदर भी समकोण ही बनेगा, समबाहु की मध्य बिंदुओं को मिला रहे हो तो समबाहु बनेगा, विषमबाहु में विषमबाहु बनेगा और समद्विबाहु में समद्विबाहु बनेगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे अंदर भी वैसा ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो त्रिभुज बना है ना, ये समकोणी बना है, लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, लंब और कर्ण तो पता होने चाहिए। देखो ये पूरा कितने का है, 4 का, तो ये 4 से कितना बना भाई, आधा आधा हो गया, तो मतलब 2 2। तो जो ऊपर वाली भुजा है ये 2 की हो गई। ये जो कर्ण था, सॉरी ये जो कर्ण था ये कितने का था, 5 का, तो 5 का आधा कितना हुआ, 2.5, तो ये कितना होगा, सामने वाला 2.5। ये आपका 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा आपका बन जाता है, मतलब 90 डिग्री इधर है ना, तो अब की बार 90 डिग्री इधर चला गया ये वाला। तो बना तो हमारा समकोण त्रिभुज ही है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो गया, इसको तो छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, मतलब 2 गुणा 1.5, 2 से 2 कट गया, आंसर कौन आ गया, 1.5। और जो भी जवाब आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये तो था समझाने का तरीका। अब एग्जाम में आंसर कैसे देना है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/4 होगा, मूल त्रिभुज का 1/4 होगा। यह ध्यान रखना है आपको। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, मूल त्रिभुज का मतलब जो बड़ा वाला एबीसी था ना, इसका क्षेत्रफल कितना था, 6। अगर मैं इस 6 का 1/4 निकालूं, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 में 2 का भाग दोगे, तब भी आपका आंसर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना है। मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कोई भी, आप XYZ ले सकते हो, कोई भी XYZ, जैसे समकोण त्रिभुज, ये 5 मान लो, ये 12 मान लो, ये कितना है, 13 है। अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो 12 का आधा 6, तो 6 सामने, ये 2.5, ये 6.5, इन तीनों बिंदुओं को यदि आपस में मिलाओगे तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपसे निकालने को कहे तो आप क्या करोगे, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, मूल त्रिभुज कौन सा होता है, जो बड़ा वाला होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2, आधार 12, ऊंचाई कितनी है 5, 2 से काटा 6 बार, 6 पंजों कितना हो गया, 30। ये तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका कितना कर देना, 30 का 1/4 कर देना, काटोगे 2 से 2 बार, 2 से 15, 15 में 2 का भाग दोगे, आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर है। अच्छा, वैसे निकालना चाहो 7.5 कैसे आया, सर ये 12 है तो ये कितना, 6, ये 5 है तो ये कितना, 2.5, ये 13 है तो ये कितना, 6.5, 90 डिग्री यहां पर बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण, इसको तो छोड़ दो, 1/2, आधार कोण 6, भाई इधर 12 तो उधर आधार कोण 6, इधर लंब 5 तो उधर लंब कोण होगा 2.5, 2 से काटा 3 बार, और 3 का 2.5 गुना 7.5 ही तो होता है ना भाई, 3 का 2.5 गुना कितना होगा, 7.5 ही होगा। तो आंसर चाहे आप फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्ट, या आप फॉर्मेट याद रखना डायरेक्ट, कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने को कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का कितना होगा, 1/4 होगा। अच्छा, दूसरी बात परिमाप की करते हैं, परिमाप। अच्छा, मूल त्रिभुज का परिमाप देखिए हमें,
तो मूल त्रिभुज का परिमाप क्या होना चाहिए? 3 + 4 + 5, 5 4 9 और 3 कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये जो व्हाइट वाला है उसका परिमाप देखो तो 2 + 2.5 और प्लस में 1.5, इनका योग करो भाई, 2 और 2 4, 1 5 और 1 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। पहले वाला कितना था? 12, बाद वाला कितना हुआ? 6 हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि परिमाप जो होगा ना वो मूल त्रिभुज का क्या होगा? आधा होगा। मूल त्रिभुज का कितना होगा? आधा। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में चेक कर लो, अगर इसके हम परिमाप की बात करें, तो 13 + 12 + 5, 13 12 25 और 5 कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। ये तो किसका परिमाप है? मूल का। किसका है भाई? मूल का क्या है? परिमाप है। लेकिन अगर इस छोटे वाले की बात करें तो 6 + 6.5 + 2.5 करोगे तो आपके पास कितना होगा? 15, क्योंकि 6.5 और 2 9 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 सेंटीमीटर आपका जो नया वाला त्रिभुज बनाए उसका आ गया। तो एक प्रमेय आपको ये याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई सा भी हो, मैंने तो एग्जांपल आपको समझाया है केवल समकोण से, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक नया त्रिभुज बनेगा। जो नया बनेगा समकोण से समकोण, विषमबाहु से विषमबाहु, समबाहु से समबाहु और समद्विबाहु से समद्विबाहु ही बनेगा। तो उस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछे तो मूल त्रिभुज का 1/4 होगा और परिमाप 1/2 होगा। परिमाप क्या होगा? 1/2 होगा। अच्छा, इसके भी 1-2 सवालों की हम चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं इनके सवाल। ठीक है, जैसे आपके पास सवाल देखो, नोट पूछा गया है डायरेक्ट कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से किस प्रकार संबंधित होगा, वो रिलेशन आपको बताना है। और रिलेशन क्या बताया? किसके बारे में? क्षेत्रफल 1/4। तो मूल त्रिभुज का 1/4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्षेत्रफल ना पूछकर परिमाप पूछा होता तो मूल त्रिभुज का कितना होता? आधा होता। ठीक है, जैसे एक और सवाल की हम चर्चा करें कि एक त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर है। 5 12 और कितनी है? 12। 5 12 और 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये बताओ तीनों भुजा अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। तीनों भुजा अलग अलग है तो या तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा, स्केलनी ट्रायंगल होगा। अगर ये त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लागू करता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आपका समकोण होगा, कर्ण कोण होगा 13, 13 का स्क्वायर 169, आधार कोई सा भी मान लो, 5 मानोगे तो 25 और 12 होगा तो 144। क्या 169 बराबर 169 है क्या? बिल्कुल है। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, अब जब समकोण त्रिभुज आपका हो चुका है, कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब जब समकोण त्रिभुज हो चुका है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में क्या होगा? ऊंचाई होगा। a गुणा में क्या होगा? b होगा। तो 1/2 आधार कौन सा होगा? इन दोनों में से ही कोई सा होगा। तो 5 गुणा 12 कर दो, 2 से उड़ा दो 6 बार, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन यह गलत जवाब है, क्योंकि आपको मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है, भुजाओं को आपस में मिलाने पर जो नया छोटा सा बना है ना उसका निकालना है। तो मूल त्रिभुज का कितना निकाल देना? 1/4 निकालोगे, आंसर आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं आगे, ऐसा सवाल और है क्या? अच्छा, ये सवाल देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 20 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज ये कहता है कि साहब मेरी तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये 20, ये भी 20 और ये भी कितना होगा? 20। और प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री है, लेकिन एंगल तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि आंसर आपको भुजा में ही निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिमाप, अच्छा ये बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बताया था सर? तीनों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल क्या बताया था इसका? सर इसका क्षेत्रफल बताया था √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या बताया था? 3
ए बताया था ना। तो ए की वैल्यू रखते जाओ, ए की वैल्यू 20 है तो 20 को 3 से गुणा किया 60 अनुपात √3/4, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, उड़ा दो, 4 से काट दिया 100 बार, इसको भी काट दो, 0 से 0, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 5 रूट कितना आ जाएगा 3, 3 अनुपात 5 रूट कितना आ जाएगा 3, 3 अनुपात 5 रूट 3 नहीं है, 3 अनुपात 5 रूट इसको 3 कर लेना, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, अच्छा परिमाप पहले लिखना, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो वो आंसर, अच्छा कोई भी मान दे सकता है, यहां पर तो देखो 20 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। बस आपको फॉर्मूले याद है, जो मैंने बेसिक तरीका आपको बताया, जितने ही मैंने आपको थ्योरी बताई, उस थ्योरी से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक त्रिभुज एबीसी में बीडी एक माध्यिका है। अच्छा माध्यिका के बारे में मैंने आपको नहीं बताया अभी, अब मैं माध्यिका के बारे में एक प्रमेय आपको बता देता हूं ताकि माध्यिका के प्रश्न आपके कभी गलत ना हो। माध्यिका के बारे में क्या बताना है, माध्यिका का मतलब होता है मेडियान। माध्यिका को क्या बोलते हैं भाई, मेडियान बोलते हैं। अब माध्यिका के बारे में ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। एक त्रिभुज में है ना, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें 3 ही कोने हो सकते हैं, शीर्ष जिसको हम एंगल बोलते हैं वो 3 ही होते हैं। एक एंगल ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। और अगर इसकी भुजा देखी जाए तो भुजा भी कितनी होती है, 3 ही होती है। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। माध्यिका क्या होती है कि एक त्रिभुज से अधिकतम 3 माध्यिका खींची जा सकती है। और 3 कहां से खींची जा सकती है, तीनों कोणों से। तो एक माध्यिका सामने ये होगी, एक माध्यिका ये होगी और एक माध्यिका इधर ये होगी। तो एक त्रिभुज से कितनी माध्यिकाएं भाई, 3 माध्यिकाएं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक स्टेशन तो होगा ना इन तीनों का मिलने का, ये स्टेशन इनका मिलने का है। जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे हम जी बोलते हैं। जी का मतलब होता है ग्रेविटी पॉइंट, जीपी बोलते हैं इसको। और ग्रेविटी पॉइंट का मतलब होता है गुरुत्व बिंदु। क्या होता है भाई, गुरुत्व बिंदु होता है। और गुरुत्व बिंदु को हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एग्जामिनर जी लिखकर नहीं देगा आपको, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी पॉइंट होता है, गुरुत्व बिंदु होता है। अच्छा दोबारा सुनो, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, जी। अच्छा इस जी का भी कोई ना कोई काम तो होगा ना, या फिर ऐसे फालतू में ही जी लिख दिए इसको, नहीं। जी का काम क्या है, जी इन माध्यिकाओं को बांटती है 2:1 में। जैसे ये वाली माध्यिका आई, यहां पे आई, तो इसने कहा कि भाई तू बहुत लंबी दूरी तय करके मेरे पास आई है, अब बस तेरा रास्ता इतना सा बचा है, छोटा सा, यहां आराम से चली जा। मतलब इसको 2:1 में बांटना है। तो जो शीर्ष से जी पर आ रहा है वो तो 2 में होगा, और जी से आगे जाएगा वो 1 में होगा। ऐसे ही अगर ये वाली माध्यिका की बात करें तो कोणे से लेकर जी तक जाएगा 2 में, और यहां पर 1 में। ये माध्यिका 2 में, 1 में। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूं कि एक त्रिभुज से अधिकतम की बात कर रहा हूं, अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी बात क्या होगी, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं। मतलब उसे हम कहते हैं जीपी। जीपी का मतलब क्या होगा भाई, गुरुत्व बिंदु कहते हैं।
गुरुत्व बिंदु कहते हैं। अच्छा, इस गुरुत्व बिंदु का काम क्या बताया मैंने? गुरुत्व बिंदु का काम केवल इतना सा है, ग्रेविटी पॉइंट का काम केवल एक ही है। वो काम क्या है कि जो उसके पास आया है उसको बांट दिया जाए, और उसके पास कौन आया है? उसके पास माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं आई हैं। तो ग्रेविटी पॉइंट का एकमात्र काम है कि गुरुत्व बिंदु त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। गुरुत्व बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है या करती है। ठीक है, दोबारा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है, प्रमेय है, थ्योरियम है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें माध्यिकाएं 3 है, केवल अनंत माध्यिकाएं नहीं होती। एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे ग्रेविटी पॉइंट कहा जाता है, और ग्रेविटी पॉइंट को हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करना है। आपको एग्जामिनर कभी भी डायग्राम में स्मॉल जी नहीं देगा, ध्यान रखना। तो स्मॉल जी जब भी आ जाए समझ जाना वो ग्रेविटी पॉइंट है। और ग्रेविटी पॉइंट का एकमात्र काम है कि जो माध्यिकाएं आई हैं उसके पास, उसको 2:1 में विभाजित कर दिया जाए। अच्छा, 2 मान किसका होगा और 1 किसका होगा? जो कोने से चलकर ग्रेविटी पॉइंट पर आया है वो 2:1 में होगा, और यहां से चलकर भुजा पर जाएगा वो 1:1 में होगा। ऐसे ये वाला मान 2 का और भुजा पर जाने वाला 1 का, ये वाला मान 2 का और भुजा पर जाने वाला कितने का होगा? 1 का होगा। अभी जो आपके पास प्रश्न आया माध्यिका का, अब आप उस प्रश्न का जवाब अच्छे से दे सकते हो। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में बीडी एक माध्यिका है। अच्छा, एक त्रिभुज कौन सा? कोई सा भी बना लो अपने हिसाब से। एक त्रिभुज एबीसी में आप इसमें ए, बी और सी नाम दे दो। अच्छा, माध्यिका कौन सी होगी? बीडी होगी, मतलब बी से चलेगी और डी पर जाएगी। ये बीडी आपकी माध्यिका हो गई। अच्छा, ये बीडी माध्यिका हुई तो कहीं ना कहीं पे ग्रेविटी पॉइंट जरूर आया होगा। ये नाम क्या दे दिया हमने? जी। अच्छा, थोड़ा सा आगे ले लो इसको। कहीं ना कहीं पे ग्रेविटी पॉइंट जरूर आया होगा, इसका नाम क्या दे दिया हमने? जी। अच्छा, ये बताइए ये किस अनुपात में होगा? 2:1 में, और ये किस अनुपात में होगा? 1:1 में। अब सवाल में देखो, जिसकी लंबाई, किसकी लंबाई? माध्यिका की लंबाई कितनी है? 63 सेंटीमीटर है। तो आपको जीडी का मान पूछा है। जीडी का मतलब ये वाला मान आपसे पूछा है। अरे पूरे की लंबाई 63 है, मतलब 2:1, टोटल अनुपात कितना? 3, और 3 का मान कितना है? 63 सेंटीमीटर है। तो 3 का मान 63 सेंटीमीटर है, तो ये कितने गुणा में हुआ? 21। तो जिसका मान पूछा है उसको भी आप 21 से गुणा कर दो। जीडी का जो मान होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको यह कहा होता कि बी और जी का मान बताओ, अगर बीजी का मान पूछा होता तो मैं इसको भी 21 से गुणा कर देता। बीजी का मान मेरा 42 सेंटीमीटर आता। मतलब यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा 42 का था और ये वाला टुकड़ा 21 का था। 42 और 21 को ऐड करोगे तो 63 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। बस आप तो माध्यिका के अंदर एक प्रमेय याद रखो कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जहां मिलेंगी वो जी होगा, और जी का काम केवल इतना सा है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करना। 2 कौन सा मान होगा? जो शीर्ष से जी पर जाएगा वो 2:1 में, और जो जी से आगे जाएगा वो 1:1 में होगा। या तो आपको इसका मान दिया होगा या इसका, या फिर पूरी माध्यिका का। तो इस सवाल में पूरी माध्यिका का मान 63 सेंटीमीटर है 21 गुणा में, तो छोटे वाला टुकड़ा भी 21 गुणा में, बड़े वाला टुकड़ा भी कितने गुणा में? 21 गुणा में हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, देखिए इधर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं भाई? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अरे तो एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 3a मतलब 3 गुणा 8 मतलब कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 24 मिलेगा, आंसर राइट नहीं है, क्योंकि 24 सेंटीमीटर तो मूल त्रिभुज का परिमाप है।
जब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाओगे, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका, जब इन तीनों को मिलाओगे तो ये 4, ये 4, ये 4, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो दूसरे वाले का परिमाप पूछा है, तो 4 4 8 और 4 तिया कितना होगा 12 सेंटीमीटर। या फिर वो थ्योरी भी लगा सकते हो, कौन सी, कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो बने त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, और ये आधा ही हो रहा है। देखो 24 का आधा हो गया 12, आंसर हमारा कौन सा होगा 12, नन ऑफ दीज, इसमें है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, एग्जामिनर 24 देकर अगला ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दिया ताकि बच्चा 24 पे अटक जाए। आपको ऐसे जवाब नहीं देने हैं, कंप्लीट थ्योरी याद है तो बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब आप बहुत कम समय में दे सकते हो। अगर डायरेक्ट प्रश्नों के पीछे भागोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका काम है थ्योरी निपटाने का। अगला सवाल देखो इधर, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया, उसका क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, कितना आया था 7.5 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल ना पूछकर यदि परिमाप पूछा होता तो, परिमाप पूछता तो सर हम बड़े वाले का परिमाप निकाल के उसका क्या कर देते, हम आधा कर देते। ठीक है, अगला देखो इधर, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30, 78 सेंटीमीटर हैं, मीटर में है, सॉरी मीटर में है, इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। एक भूमि का टुकड़ा है जो आपके ट्रायंगल टाइप का है, ट्रायंगल टाइप का है, और इसमें आपको यह बताया कि इसकी जो भुजा है एक 72 की है, एक 30 की है और एक 78 की है। अच्छा ये बताओ क्या ये तीनों भुजा बराबर है, नहीं, तो ये संभव नहीं है। दो भुजा बराबर है, नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है। क्या तीनों भुजा अलग अलग हैं, बिल्कुल है। जब तीनों भुजा अलग अलग हैं तो या तो ये जो आपकी आकृति होगी या तो समकोण की होगी या फिर विषमबाहु की। अच्छा अगर समकोण की आकृति होती तो कौन सी प्रमेय लगती हमारी, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन होगा इन तीनों में, सबसे बड़ी भुजा मतलब 78 का स्क्वायर, आधार कौन होगा 30, 30 का स्क्वायर, लंब कौन होगा 72, तो 72 का स्क्वायर। अब ये 78 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये आपने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ रखा होगा कि 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को गुणा किया 8 7 56, 56 का डबल कर दो, 56 का डबल कितना 112, एक डिजिट छोड़ो 112 लिखो, 4805, तो 78 का स्क्वायर होगा 5000 कितना होगा भाई 84, 78 का स्क्वायर होगा 5084। ऐसे ही हमें 30 का स्क्वायर निकालना है 900 होगा, 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 04, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को गुणा किया 7 दूनी 14 का डबल कितना 28, एक डिजिट छोड़ दो, ऐड करो 4 8 11 का 1 4 और 1 5, तो 5000 कितना हो गया भाई 184। ठीक है, एक बार 78 का स्क्वायर दोबारा चेक करना भाई, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 56, 56 का डबल कितना होगा 112, एक छोड़ा 112 ऐड किया, ये कितना हो गया भाई 4 8 9 और 1 10 की 0, एक बचा 4 5 और 1 6, 6084 होगा, कितना होगा 6084। और इनका भी योग करते हो तो आपके पास 6084 आ रहा है, और ये दोनों बराबर हो गए। तो मुझे ये बताओ ये कौन सा त्रिभुज बना, फिर हमारा समकोण त्रिभुज ही तो बना ना। जब समकोण त्रिभुज बना है तो आपको समतल करने की लागत निकालनी है, लागत तब निकालना आप प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब ही क्षेत्रफल होता है भाई, जहां वर्ग लग जाए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कब लगता है जब आप एरिया निकालते हो, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा को तो छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर लो, 72 गुणा में कौन होगा 30, उड़ा दो 2 से कितनी बार भाई 36 बार, 36 का 3 गुणा 108, उसके आगे 0, मतलब ये आपका मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। टोटल एरिया आपके पास 1080 मीटर स्क्वायर है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1 वर्ग मीटर को यदि समतल करना है ना तो मात्र 20 पैसा लगेगा।
मात्र कितना पैसा 20। अगर 1 रुपया लगता ना तो आंसर 1080 आता, लेकिन 20 पैसा लग रहा है, मतलब पांचवा सही तो लग रहा है ना। तो आंसर कैसे निकालोगे? लागत यदि निकालनी है आपको तो लागत बराबर एरिया टोटल और गुणा में 1 वर्ग मीटर की लागत। तो 20 पैसे को क्या लिखूं मैं? 20/100 लिख दूं क्या भाई? 100 का ही तो हिस्सा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 108 का दुगना कितना होगा? 216 रुपए लगेंगे टोटल। कितने रुपए लगेंगे? 216। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका क्लियर होगा। तो आज के इस सेशन में हमने जितने भी प्रीवियस एग्जाम के 5-10 सवाल हमने हल किए हैं, लेकिन वो सवाल हमने कब हल किए? जब हमें उनकी प्रमेय अच्छे से आती थी। अच्छा, प्रमेय को एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर दूं। मैंने इस सेशन के अंदर आपको 3-4 प्रमेय बताई हैं। सबसे पहली क्या बताई कि अगर किसी भी त्रिभुज में इनर सर्किल हो या आउटर सर्किल हो, अंत्यवृत्त हो या परिवृत्त हो, तो उसकी त्रिज्या निकालने का तरीका क्या है? अगर अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, छोटी त्रिज्या निकालनी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और दूसरी बात क्या बताई कि अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा करना और उसके बट्टे में उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन कितने से गुणा? 4 से। ये जो बात है ना, ये किसके लिए लागू होगी? किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होगी। लेकिन अगर बात आ जाए आपकी समकोण त्रिभुज की, अगर बात समकोण त्रिभुज की आ जाए तो ध्यान रखना, इससे छोटा मैटर कोई है नहीं आंसर निकालने का। कि छोटी आर निकालनी है तो दोनों छोटी भुजाओं का योग, उसमें से बड़ी भुजा को निकाल दो और 2 का भाग चिपका दो। और अगर बड़ी वाली आर निकालनी है तो सबसे बड़ी भुजा सी कौन होगा? कर्ण होगा। उस कर्ण का क्या कर देना? आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगली प्रमेय कौन सी बताई मैंने आपको? अगली प्रमेय बताई कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो शेष दोनों इंटरनल एंगल के योग के बराबर होगा। मतलब जो बहिष्कोण बनेगा वो इस कोण को छोड़कर इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। और इसके भी हमने 1-2 सवाल देखे। ठीक है। अगली प्रमेय कौन सी थी कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा और उसका जो परिमाप होगा वो मूल त्रिभुज का 1 क्या होगा? 2 होगा। परिमाप आधा। ध्यान रखना, परिमाप को 1/4 मत कर देना, वरना फेफड़े खराब हो जाएंगे एग्जाम में तुम्हारे। ठीक है। अगली बात ध्यान रखना है। अगली बात कौन सी ध्यान रखनी है? लास्ट मैंने आपको माध्यिका से रिलेटेड, मेडियन से रिलेटेड एक प्रमेय बताई कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है और तीनों माध्यिकाएं जिस स्टेशन पर आकर मिलेंगी उस स्टेशन का नाम क्या होगा? जीपी होगा, ग्रेविटी पॉइंट। और इस ग्रेविटी पॉइंट का एकमात्र कार्य है कि जो इसके पास आ रहा है उसको बराबर बांट दो भाई। 2:1 में क्या करते जाओ? विभाजित। 2 कौन सा होगा? जो शीर्ष से आएगा 2 का होगा और जो जी से भुजा पर जाएगा वो किस अनुपात में होगा? 1 अनुपात में होगा। ये आपके मेंसुरेशन में 2D का पहला चैप्टर है ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप हो गए, ट्राइंगल की थ्योरी हो गई, ट्राइंगल के सवाल हो गए। और अब इसके अगले वाले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर आपका सर्किल हो गया, या फिर आपका चतुर्भुज, कोई सा भी एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।